हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाती हूँ क्लास 9 to 12 तक के लिए। तो क्या है बच्चे, ये जो हमारा चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस, इस पे सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो आपको पढ़ाए जाएंगे बेटा वो क्लास 9, 10, 11, 12 के केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी कंप्लीट साइंस रहेंगे, और साथ साथ में नीट एंड जेई के लिए भी आपको वहाँ पे फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा। तो अब क्या है कि आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट मैं पढ़ा रही थी आपको, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में क्या है कि मैंने आपको उसमें पढ़ाया केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आपको वहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड मैंने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया। आज जो हमारा जो पार्ट है बेटा वो बिल्कुल लास्ट पार्ट हमारा है इस चैप्टर का, बिल्कुल लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर करने हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ में नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करना है कि सबसे पहले अगर हमें देखना है तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। क्या है बेटा, आज हमारा टॉपिक कोरोजन एंड रैंसिडिटी, कि कोरोजन क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होता है, यही आज हमें पढ़ना है। मैंने इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। कैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचान सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे होंगे कोरोजन एंड रैंसिडिटी। यही हमारा आज का टॉपिक है कि कोरोजन क्या होते हैं और रैंसिडिटी क्या होते हैं। तो कोरोजन होता क्या है ये आपको देखना है। रैंसिडिटी, कोरोजन क्या होता है, मेटल जो हम एटमॉस्फेयर में, अगर सिंपल वे में अगर छोटा सा समझते हैं तो कि अगर किसी मेटल को हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में रखते हैं, एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर होता है, मॉइस्चर होते हैं, उनके साथ में वो क्या करता है, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या करते हैं, उसके ऊपर में कवरिंग बना देते हैं, और उसी को हम बोलते हैं कि ये कोरोजन हो गया है, जंग लग गया है। अगर ये स्पेशली अगर आयरन में होते हैं तो उनका एक अलग नेम ही हम दे दिए हैं, जिसे हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला जाएगा कि कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन, तो क्या लिखेंगे, कोरोजन द in which metals are slowly eaten by the atmosphere, air, moisture। यहाँ पे क्या बोला गया कि कोरोजन जो होते हैं वो एक तरह का फेनोमेना होता है, जिसमें क्या होते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो स्लोली ईटन बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, मॉइस्चर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर होता है, मॉइस्चर होते हैं, वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, और मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके क्या करते हैं, वो कोरोजन करता है। एयर यहाँ पे हो गए, केमिकल्स हो गया, केमिकल्स भी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोरोजन क्या होता है, द फेनोमेनन इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन बाय द एटमॉस्फेयर, एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर होते हैं, मॉइस्चर होता है और केमिकल्स होते हैं, वो मेटल के साथ में रिएक्ट करता है। अगर एक एग्जांपल अगर हम यहाँ से समझते हैं कि मान लीजिए कि ये अगर हमारे पास एक मेटल है, तो एक मेटल को हम उठाएं और कहीं भी रख दिए, ठीक है ना। तो अगर आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, CO2 प्रेजेंट होंगे, वाटर, मॉइस्चर भी वहां पे प्रेजेंट होता है, तो मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, और कुछ केमिकल्स भी तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते रहता है, तो घूमते रहते हैं, तो घूमते वो यहाँ पे भी तो आएंगे। अगर वो घूम ही रहे हैं तो वो यहाँ पे भी तो आएंगे, और जब वो यहाँ पे आएगा तो इसके आउटर सरफेस में वो क्या करता है, जमने लगता है, और धीरे धीरे जमते क्या होते हैं, वही क्या करता है, इसका कोरोजन। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोरोजन। बट
यहाँ याद रखना ये स्लोली होता है, ये फास्ट बहुत जल्दी नहीं होते हैं। अगर एक एग्जांपल देखिए, अगर देखा जाए तो जैसे अगर आपके घर में मान लीजिए कि अगर आपकी सिस्टर होंगी, मदर होंगी, तो आप उनको देखे होंगे कि वो ऑर्नामेंट्स का यूज करती है, ज्वेलरी पहनती है। तो सिल्वर ज्वेलरी अगर वो पहन रही हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों से कहने का मतलब 10 दिन 20 दिन नहीं, कुछ सालों के बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा होता है वो काफी स्लो रिएक्शन होते हैं। तो अगर 2-4 साल बाद देखेंगे तो जो ऑर्नामेंट सिल्वर का था, जो कलर मतलब बिल्कुल सिल्वर कलर का था, उनका जो साइन था वो धीरे धीरे डल होने लगता है और वो क्या होता है उसमें हल्का सा ब्लैकिश कलर आ जाते हैं, ब्लैक कलर का थोड़ा सा उनके ऊपर में आ जाता है। तो वो किसके कारण आते हैं? क्या वो सिल्वर कलर अपने आप ब्लैक में चेंज हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर होता है, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होते हैं वो उनके साथ में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि जो उनका कलर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाता है। तो कोरोजन होता क्या है? तो कोरोजन एक तरह का फेनोमिना है जिसमें क्या होते हैं कि जो मेटल्स होता है वो ग्रेजुअली क्या होते हैं कि विद एटमॉस्फेरिक जो हमारा होता है, एयर होते हैं, मॉइस्चर होता है, वाटर होते हैं, उनके साथ में वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या है कि वहां पे रिएक्शन होता है जिस कारण से उनका कलर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और कोरोजन को अगर सिंपली अगर समझना है तो कोरोजन मतलब ये समझना है कि कोरोजन मतलब होता है जंग लगना। तो इस तरह से बहुत सारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स यहाँ पे बोला गया, किसी एक स्पेसिफिक मेटल्स का नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मेटल्स में अगर जंक लग रहे हैं तो हम उसे कोरोजन बोलेंगे। और कोरोजन लगता किसके कारण से है? तो एटमॉस्फेरिक जो हमारा एयर है, वाटर है, केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इन सब के कारण कोरोजन होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक मेटल है जिसे हम लोग आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम लोग? आयरन। तो अगर आयरन में कोरोजन हो रहे हैं तो उनका एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। क्या बोला जाता है बेटा? रस्टिंग। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग क्या होते हैं, तो कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन के कोरोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आयरन के कोरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रस्टिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कोरोजन में कोई भी मेटल आ सकता है, लेकिन अगर हम कहीं रस्टिंग अगर लिख रहे हैं कि यहाँ पे रस्टिंग हो रहा है, इट मींस वहां पे कौन सा मेटल प्रेजेंट होंगे? तो आयरन प्रेजेंट होगा। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि अगर रस्टिंग बोल रहे हैं तो वहां पे आयरन प्रेजेंट होंगे, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए इसका अगर रिएक्शन देखते हैं तो ये देखिए आयरन है, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe होते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर होता है उनके साथ में रिएक्ट करेगा, और वहां पे प्रेजेंट जो वाटर होते हैं उनके साथ में रिएक्ट करते हैं। तो जब ये आयरन जो है एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये मान लीजिए अगर एक आयरन है और अगर ये एटमॉस्फेयर में हम छोड़ दिए तो वहां पे प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेंगे, वहां पे प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ में भी रिएक्ट करेंगे। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं Fe2O3 XH2। यहाँ पे X वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बता रहा है, जो कि यहाँ पे ये तब लिखा जाएगा जब वहां पे ये पता हमें होना चाहिए कि वहां पे वाटर का क्रिस्टलाइजेशन कितना प्रेजेंट है, नहीं तो डायरेक्टली हम इसे X से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको सिंपली हम रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रस्ट। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग क्या होता है, तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। ये हमारा रिएक्शन है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होते हैं, तो ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा आयरन था, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, वाटर के साथ में रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके इसने क्या किया? कोरोजन कर लिया, वहां पे रस्टिंग हो गया इनका। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ यही तो रिएक्ट नहीं करते हैं, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे मेटल है जहाँ पे कोरोजन होता है लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया। जैसे इसका रस्टिंग नेम दिया गया था, वैसे उसका स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया। जैसे अगर एग्जाम्पल देखते हैं Ag+H2S। Ag जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, सिल्वर को अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस वहां पे अलग से रिलीज होता है, वाटर रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? AgS हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये वाटर। यहाँ पे इनका जो रिएक्शन हो रहे हैं
यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होंगे, सबके साथ में मिल करके यहाँ रिएक्शन होता है। तो ये देखिए सिल्वर था, और जब ये इसमें चेंज हो जाते हैं तो इनका कलर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में चेंज हो जाता है। यानी कि जब हम सिल्वर का ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं उसके साथ में सिल्वर वहां पे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या है कि ऑर्नामेंट्स का जो सिल्वर का जो कलर होते हैं वो धीरे धीरे डीकलराइज होते चले जाते हैं। तो फिर अगर इन्हें कलरफुल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर जा करके फिर ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करके फिर उसको साफ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे होता है कोरोजन। अब यहाँ पे कोरोजन होना है, इस तरह से हम कॉपर का भी ले सकते हैं। कॉपर क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जहाँ पे कोरोजन होता है। रस्टिंग तो सिर्फ आयरन में होता है और कोरोजन होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर कॉपर का देखते हैं, कॉपर अगर है तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी रिएक्ट करता है, वाटर के साथ में भी रिएक्ट करते हैं। तो ये बनाते हैं जो फॉर्मूला हमारे पास वो होते हैं कॉपर कार्बोनेट, और फिर होते हैं कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। और इनका जो कलर होता है वो ग्रीन में चेंज हो जाते हैं बाद में। जब इनका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद इनका कलर ग्रीन में चेंज हो जाते हैं। ये आपका कोरोजन हो गया, सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आप कोरोजन याद ध्यान में रखना है। अब रटना तो है नहीं, रटिएगा तो कितना पॉइंट आप रट करके याद कीजिएगा। तो क्या है, अच्छे से समझना है कि कोरोजन होता है क्या। तो कोरोजन एक तरह का फेनोमिना है जिसमें कोई भी मेटल्स धीरे धीरे स्लोली ईटेन अप बाय द टेम्परेचर, एयर, या फिर बोल सकते हैं मॉइस्चर जो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। रस्टिंग क्या होते हैं, तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग रस्टिंग सिंपली बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से अराइज ये होता है कि अच्छा ठीक है, कोरोजन हो रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर कोरोजन को रोकना है तो क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो यहाँ लिखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और रस्टिंग। मेनली रस्टिंग ही बोला जाता है, ठीक है ना, कि रस्टिंग या कोरोजन अगर हो रहे हैं तो कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास है बहुत सारे तरीके हैं। कभी कभी आप पार्क अगर जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे लोहा का बना हुआ होता है बच्चों के खेलने के लिए, या झूला बना होता है। तो आप देखे होंगे कि उसके ऊपर पेंट किया हुआ रहता है, पेंट किए हुए रहते हैं। तो पेंट अगर किसी भी मेटल के ऊपर अगर आप कर देते हैं तो वो भी क्या करता है, रस्टिंग से आपको वहाँ पे प्रिवेंट करता है, बचाता है। फिर जब पेंट उसका खराब हो जाएगा, उखड़ जाएंगे, तो फिर वहाँ पे रस्टिंग होगा। लेकिन जब उसके ऊपर अगर आप पेंट कर देते हैं तो वहाँ पे जो रस्टिंग हो रहा होता है उसका जो रिएक्शन होता है उसको काफी ज्यादा स्लो डाउन कर देते हैं, जिस कारण से वहाँ पे रस्टिंग यानी कि जंक नहीं लगेगा। तो अगर आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट अगर आपको लिखना है कि रस्टिंग को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन can be prevented by applying paint on that metal or iron, ठीक है। अगर आयरन का रस्टिंग बचाना है तो आयरन के ऊपर आप पेंट कर दीजिए। अगर पेंट कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, रस्टिंग आपका प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, ठीक है। इसको हम लोग बैरियर प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बैरियर प्रोटेक्शन, अगर आपसे पूछेगा कि बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है, तो बैरियर प्रोटेक्शन में मेटल के ऊपर में पेंट कर दिया जाता है सिंपली। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है, तो बैरियर प्रोटेक्शन में मेटल के ऊपर में पेंट कर दिया जाता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि उसे वो कोरोजन से बच जाता है, या फिर बोल सकते हैं वो रस्टिंग से बच जाता है, ठीक है ना। अगर आयरन के ऊपर अगर हम पेंट कर देते हैं तो वो रस्टिंग से बच जाता है। अगर अदर मेटल के ऊपर पेंट कर देते हैं तो वो कोरोजन से बच जाता है, क्योंकि कोरोजन हर एक मेटल को बोला जा रहा है, जबकि रस्टिंग स्पेशली आयरन को बोला जा रहा है, ठीक है। सेकेंड है जो है वो गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अगर गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है। किसका कोटिंग किया जाता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है। अगर मान लीजिए आयरन है तो अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप पढ़ रखे होंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में Zn पहले आता है, आयरन बाद में आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप पढ़ रखे होंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक आता है वो पहले आता है, आयरन बाद में आता है। तो
आयरन के ऊपर क्या कहता है, जिंक का कोटिंग कर दिया जाता है। तो जिंक क्या करता है, जिंक खुद को रस्टिंग करवा मतलब कोरोजन करवा लेता है, लेकिन आयरन को वो प्रिवेंट कर देता है। समझ में आ रही है बात। जिंक क्या करते हैं, जिंक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ में ये रिएक्ट कर जाता है और जिंक कार्बोनेट बना देते हैं, यानी कि वो खुद का कोरोजन करवा लेता है, लेकिन जो अंदर प्रेजेंट जो आयरन होते हैं उनको वो क्या करता है, वहां पे सेफली बचा लेता है, उसमें कोई भी कोरोजन रस्टिंग वहां पे नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास एक आयरन है तो इसके ऊपर में क्या करेंगे कि हम जिंक का कोटिंग कर देते हैं चारों तरफ से। इस तरह से मान लीजिए हम यहाँ पे जिंक का कोटिंग कर दिए, ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ से हम जिंक का कोटिंग कर दिए। तो अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो हमारा ऑक्सीजन है, चाहे वाटर है, चाहे फिर कोई भी केमिकल्स अगर प्रेजेंट हैं, तो अगर वो रिएक्ट करना चाहेंगे तो क्या होंगे, इसी आउटर सरफेस पे ना रिएक्ट करेगा। और जब ये इस आउटर सरफेस पे रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे तो यह जिंक है, और अगर वो जिंक है तो फिर क्या करेगा, ये इसके साथ में करेगा, रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन इसका जो इंटरनल पार्ट है, इसके जो अंदर का जो पार्ट है उसमें क्या होंगे कि कोई भी वहां पे रस्टिंग या कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप वहां से याद रखिएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका एलॉय बना सकते हैं, एलॉय बना करके भी हम उसको रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील जब हम बनाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट जो आयरन होते हैं उसको क्रोमियम के साथ में या फिर निकल के साथ में उसको ऐड करके हम उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। थर्ड अगर लिखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन can be prevented by converting it to an alloy with the reaction of chromium and nickel to form a stainless steel। यानी कि आयरन अगर क्रोमियम या निकल के साथ में अगर मिला करके दोनों को बना देते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। और जब स्टेनलेस स्टील बन जाएगा तो कोरोजन वहां पे प्रिवेंट हो जाते हैं, रस्टिंग प्रिवेंट हो जाता है। अच्छा बताइए, हमारे पास भी तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, क्या उसमें जंग लगता है? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि वहां पे सिर्फ आयरन नहीं होते, वो एलॉय ऑफ आयरन होता है। तो इस तरह से हम उसको वहां पे रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस था जिस प्रोसेस से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें हम पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा क्या क्या गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। फिर या तो हम उसे एलॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली। अगर आप एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी वहां पे रस्टिंग जो हमारा है वो बच जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट, मैंने आपको क्या बोला कि आज मैं सिर्फ दो टॉपिक, छोटा छोटा सा पॉइंट है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट तो हमारा खत्म हो गया, जिसमें फर्स्ट आपका था कोरोजन। ठीक है ना। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है हमारा रैंसिडिटी। तो अगर बोला जाएगा कि रैंसिडिटी क्या होते हैं, अगर सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि रैंसिडिटी क्या होता है, तो रैंसिडिटी बोला जाता है कि वहां पे अगर फूड हमारे पास में है, तो फूड अगर हम खाना बनाते हैं, खाना को रख देते हैं बना करके, तो वो क्या करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है उसके साथ में मिल करके वो ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। और अगर काफी टाइम तक अगर फूड रखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होता है कि उनका जो स्मेल होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। फिर बाद में उसमें उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, अब बाद में वो खाना हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना बेटा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है रस्टिंग था, कोरोजन था और ये रैंसिडिटी है, यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। मैंने 5 टाइप के रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, डिकम्पोजिशन पढ़ाया है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है, रेडॉक्स पढ़ाया है। तो याद रखिएगा, कोरोजन हो, रस्टिंग हो या फिर रैंसिडिटी हो, सारे जगह रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखिएगा, ये कभी कभी ऐसे जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्लास 10th के एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेडॉक्स किस टाइप का रिएक्शन कोरोजन में होता है, या किस टाइप के रिएक्शन वहां पे रस्टिंग में हो रहा है, या किस टाइप के रिएक्शन रैंसिडिटी में होता है। तो वो कौन सा रिएक्शन होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है ना। चलिए अब मैं पढ़ाती हूँ आपको रैंसिडिटी।
कि रेंसिडिटी क्या होते हैं। तो रेंसिडिटी एक तरह का प्रोसेस है जिस प्रोसेस में स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होते हैं, फूड का स्लो ऑक्सीडेशन होते हैं। किसके प्रेजेंस में होते हैं? फूड में जो प्रेजेंट ऑयल होता है या फैट प्रेजेंट होते हैं वो स्लो ऑक्सीडेशन करता है, और स्लो ऑक्सीडेशन का जो रिजल्ट होता है वो ये होते हैं कि उसका जो फूड का टेस्ट और स्मेल होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, और उनका जो टेस्ट होता है, स्मेल होता है, वो खराब हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर समझना है तो, रटना है तो डेफिनेशन मान लीजिए मैं लिखा ही दूंगी, लेकिन समझना है कि रेंसिडिटी आखिर होता क्या है। तो रेंसिडिटी होते हैं, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड रिजल्टिंग इन द, यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोली कि रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में फैट और ऑयल जो फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें ऑयल भी प्रेजेंट होता है, फूड भी प्रेजेंट होता है, तो जो फैट और ऑयल जो प्रेजेंट होते हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का रिजल्ट यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का एक रिजल्ट आता है ना, तो उसी तरह का यहाँ पे रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? तो रिएक्शन का रिजल्ट ये होता है कि फूड का जो टेस्ट होता है और स्मेल होते हैं वो चेंज हो जाता है। फूड का जो टेस्ट और स्मेल जो चेंज होता है वो खराब हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेंसिडिटी बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो लिखिएगा रेंसिडिटी में, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स present in food resulting in change of smell and taste of food, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। यानी कि रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है जो फूड में प्रेजेंट होता है। उसका रिजल्ट क्या होते हैं? उसका स्मेल और जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। अच्छा, खाना खराब होता है तो हमें पता कैसे चलता है कि खाना खराब है? हम खाना खाने के लिए जाते हैं और जैसे ही खाना निकालते हैं, हमारे ये तो बहुत ज्यादा मतलब महक रहा है, बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा सा टेस्ट करते रहे, इसकी तो टेस्ट खराब है, तो हम टेस्ट और स्मेल से ही ना पता करते हैं कि इस खाना खराब हो गया। ऐसे हमें कहाँ से पता होती है, ठीक है ना। तो खाना जब खराब होता है तो होता क्या है? जैसे जब ऑक्सीडेशन होता है, फैट्स और ऑयल्स का जब ऑक्सीडेशन होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पे आ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उनको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए भी तो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, और जब हमारा खाना खराब होता है तो उस समय उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, और फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है जिस कारण से क्या होता है? हमारा खाना बहुत जल्दी खराब होता है। एक चीज याद रखिएगा कि जो खाना जो हमारा खराब होता है, यानी कि जो रेंसिडिटी होता है, तो अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो रेंसिडिटी भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी ज्यादा होते हैं। समझ में आ रही है? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी क्या होता है बेटा? ज्यादा होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपको आराम से स्लोली समझना है। आपको 10th के मैंने सारे चैप्टर्स, 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैंने पूरे अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया है, और अगर कहीं भी आपको अगर परेशानी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके देख सकते हो, वहाँ पे सारे पार्ट आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारा खाना भी जल्दी खराब होगा। अब गर्मी का दिन होते हैं, जैसे समर का टाइम है, तो अगर समर का टाइम है तो अगर खाना बना के अगर सुबह में रख दिए तो अगर आप 3-4 बजे खाने के लिए अगर जाते हैं तो हमारा खाना तब तक खराब हो चुका होता है। लेकिन अगर वहाँ का टेम्परेचर कम है तो खाना हमारा जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है उसका ग्रोथ का रेट को भी वो क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है। ऑक्सीडेशन का भी रेट को वो स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, मान लीजिए रेंसिडिटी तो हो रहा है, तो अगर इसको प्रिवेंट करना है कि रेंसिडिटी हो ही ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। रेंसिडिटी को अगर बचाना है कि नहीं रेंसिडिटी ना हो, तो रेंसिडिटी ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो वो देखिए, सबसे फर्स्ट में यहाँ लिख देते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को अगर प्रिवेंट करना है तो जो भी हमारा फूड मटेरियल है उसे एयर टाइट कंटेनर में रखिए। टू स्टोर फूड मटेरियल
इन एयर टाइट कंटेनर। देखिए अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा कि वहां पे जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वहां पे क्या है कि ऑक्सीडेशन का रेट जो होगा वो कम जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन का अगर हमारा रेट कम गया तो हमारा रेंसिडिटी का भी रेट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो अगर रेंसिडिटी को बचाना है तो खाना जो है वो एयर टाइट कंटेनर में रखिए, ठीक है ना। सेकेंड जो है टू कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में अगर आप खाने को रख देते हैं तो भी वो रेंसिडिटी से बचाता है। तो क्योंकि क्या होता है कि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होते हैं, कम होता है, और कम टेम्परेचर पे जो हमारा खाना होता है वो कम खराब होता है, जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन का रेट क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट भी कम जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट के लिए भी टेम्परेचर अप टू, आप अगर पढ़े होंगे क्लास बायो में, अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि खाना को खराब होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो ज्यादा चाहिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ करने के लिए भी जो टेम्परेचर चाहिए वो अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और जो हमारा फ्रीज होते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है, जिस कारण से हमारा फूड जो है वो कम खराब होता है, जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक है ना। ठीक, थर्ड हम बोल सकते हैं कि जैसे चिप्स वगैरह हम खाते हैं, चिप्स खाते हैं, या फिर जो पैकेटेड फूड आता है, तो पैकेटेड फूड में क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। तो पैकिंग फूड में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे नाइट्रोजन को ऐड करके रखते हैं। अब जैसे हम लोग अगर चिप्स खरीदने जाते हैं तो आप इतना बड़ा सा चिप्स का पैकेट लेकर के आते हैं, उसमें चिप्स तो इतना सा रहता है लेकिन पूरा पैकेट फुला होता है, तो वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज ये होता है कि नाइट्रोजन गैस हम क्यों देते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि रेंसिडिटी यानी कि वो ऑक्सीडेशन को रोकता है। नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो अगर ऑक्सीडेशन को रोक रहा है तो इट मींस वो क्या हो रहा है कि इनडायरेक्टली वो रेंसिडिटी को रोक रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन पैकिंग फूड लाइक चिप्स N2 इज एडेड, N2 को ऐड कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस को हम वहां पे ऐड कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस को क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे रेंसिडिटी को रोकता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही स्लो डाउन कर देता है। और जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा रेंसिडिटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस तो उसमें हम ऐड कर देंगे जो ऑक्सीडेशन को रोकता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एंटी। एंटी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि जो ऑक्सीडेशन को रोकता है उस वैसे कुछ सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, वहां पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए क्या है कि वहां पे एक दिया गया है BHA, ठीक है ना। ये एक सब्सटेंस है, एक जिसे हम BHA बोलते हैं, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसे भी अगर किसी फूड मटेरियल में अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे रेंसिडिटी रुक जाता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या जो हम डेली खाना बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो क्या वहाँ पे इस टाइप के एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर पाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो अगर आप घर में हैं और अगर आप खाना को बचाना चाहते हैं ताकि वो वहाँ पे रेंसिडिटी ना हो, तो हमारे पास वहाँ पे एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि अगर समर में है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर एयर टाइट कंटेनर में फूड को रख दीजिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग घर में अचार बनाते हैं, तो अचार अगर आप बनाते हैं तो क्या होता है कि आप देखे होंगे कि मम्मी जब अचार आपकी बनाती होंगी तो क्या होता है, उसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। क्यों नहीं उसे खुला छोड़ दिया जाता है, इसलिए नहीं खुला छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो बाहर से क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है कि उसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि वो काफी दिनों तक चले। और आपके देखे होंगे घर में कि अगर आपकी मम्मी एक बार बनाती होंगी अचार तो 2 साल 4 साल तक भी हम खाते हैं, लेकिन वो खराब नहीं होता है। लेकिन अगर वो ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में अगर आ गया, अगर वो ज्यादा से ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा जो फूड है वो क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ जो आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और लिख लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर लीजिए। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, 2 पूछ लिया जाता है, तो इसे बोले जाते हैं हाइड्रोक्सी
टोल्यूइन। ये दो एंटीऑक्सीडेंट है जो आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए जो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब जो आज हमारा है टॉपिक वो आपका गया खत्म हो। ठीक है ना, आज आपका टॉपिक क्या हुआ, खत्म हो गया। आपका फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया, लेकिन खत्म यहाँ हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आज मैंने बोल दिया कि मैंने आपको सारा टॉपिक पढ़ा दिया खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ आपका थ्योरी पढ़ाते गई थी कि चलिए ठीक है ये होते हैं वैसे होता है तो आप पढ़ते गए, लेकिन अब जो हमारा जो मेन टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे बुक्स होंगे, आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, तो बुक के हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ बुक है वो हमारा बुक क्या होता है, एनसीईआरटी होते हैं। तो एनसीईआरटी को तो लेकर के चलना ही है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप नीट को क्रैक करें या फिर अगर आप चाहते हैं जेई को क्रैक करें, तो आपका 9-10 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जानते हैं कि नीट हो, जेई हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से बनाते हैं, है कि नहीं। इसी चैप्टर का है और आपको आते भी होंगे, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि नहीं आता है आपको, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, और अगर आपके पास जितने भी बुक्स हैं अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम के लिंक पे भी आप वहाँ पे बता सकते हैं कि क्या आपको परेशानी है या क्या समझ में नहीं आया। जो भी आपका जो परेशानी होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम्स होंगे, उस प्रॉब्लम को आप वहाँ पे बता देंगे और आपको वो सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लास 10 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं लेंगे और बोर्ड होने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि आप सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। और नहीं भी अगर पढ़े, अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारा आपका लिंक दिया हुआ है, आप सारे चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। और फिर बाद में क्या है कि इस वीडियो को देख करके जो क्वेश्चंस में आप क्या है कि आप 2-3 लेक्चर जो चलेंगे स्टूडेंट, वो सिर्फ आपका चलेगा क्वेश्चंस का ही, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो जेईई फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे क्वेश्चंस अब आपको चलेंगे। ठीक है, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज cleaned before burning in air। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये है, सबसे पहला ही ये क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को वहाँ पे क्या कहता है, क्लीन किया जाता है जब जलाने से पहले। क्यों क्लीन किए जाते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो उसके ऊपर में एक लेयर बना लेता है। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द लेयर ऑफ प्रेजेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसीलिए क्या करते हैं, हम उसे सैंड पेपर से रिमूव, सैंड पेपर से उसे क्लीन करते हैं। किससे क्लीन हम लोग करते हैं? सैंड पेपर से। सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। क्यों क्लीन करते हैं? टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम MgCO3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट present in the outer surface of मैग्नीशियम रिबन। यानी कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का
जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो लेयर, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सैंड पेपर का। क्योंकि जब तक हम उसे रिमूव नहीं करेंगे तब तक इजिली वो ऑक्सीजन के साथ में बर्न नहीं करेगा, और जब ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं करेंगे तो वो इजिली वहाँ पे डैजलिंग जो वहाँ पे स्मेल आता है, वहाँ पे व्हाइट कलर का जो एसेस निकलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, Mg+O2, मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं MgO, तो यहाँ पे Mg+O2। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 2। मैंने बैलेंसिंग का पार्ट आपको पढ़ाया था, बैलेंसिंग के पार्ट बहुत जरूरी हैं। आपका क्लास 10 में आप हैं तो आप बैलेंसिंग का पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सारे अभी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रहे, ये मैंने आपको बताया कि ये फाउंडेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही है, इसके लिए तो कोई बोलना ही नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस है उसका आपको बैलेंस इक्वेशंस आपको लिखना है। ठीक है ना, तो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, वो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन तो बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हमने क्या लिख दिया, H2 लिख दिया, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन होता है। क्लोरीन है तो मैंने Cl2 लिख दिया। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो इसके लिए तो आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला बनाने के लिए आपने क्लास 9 में ही सीखा होगा, नहीं तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, सिंबल क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लोराइड है यानी कि क्लोरीन प्रेजेंट है तो सिंबल हमारा क्या हो गया, Cl हो गया। इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे HCl होंगे। चलिए मैंने लिख दिया, तो हमारे पास रिएक्शन क्या बने, H2 + Cl2 HCl। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, ये तो रिएक्शन आपका बन रहा है, लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? और जब तक कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तब तक कोई रिएक्शन तो सही होता नहीं है। तो अब क्या है, यहाँ पे देखना है कि H2 + Cl2 दोनों के पास 2 एटम है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। चलिए हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। यही तो आपको इक्वेशन लिखना था, केमिकल इक्वेशन है ये, जो आपको मैंने पढ़ाया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो क्या बोला गया था कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को ही तो केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल एंड फॉर्मूला से जो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोला जाता है। ठीक है ना। सेकेंड हमारा जो है वो है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इन दोनों का जब रिएक्शन होते हैं तो ये बनाता है बैरियम सल्फेट, और साथ में जो यहाँ पे रिलीज होते हैं वो होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें है कि बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, तो बैरियम क्लोराइड का अगर फॉर्मूला है तो बैरियम का क्या होता है, सिंबल Ba होता है, क्लोराइड मतलब Cl, बैरियम का वैलेंसी 2, इसका 1, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, BaCl2। चलिए ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, अब इसका फॉर्मूला लिखना है, तो एल्यूमिनियम हो गया, सल्फेट का SO4 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3, यानी कि हमारा क्या हो गया, Al2SO4 का होल 3, ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब बैरियम सल्फेट आ रहा है, तो ये हो गया Ba, ये हो गया SO4, ये हो गया 2 क्रॉस किया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, BaSO4, क्योंकि सेम बैलेंस तो एक दूसरे को हटा देता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो Al हो गया, Cl हो गया, एल्यूमिनियम है तो इसका वैलेंसी 3, इसका 2 हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, AlCl3। तो हमारे पास देखिए यहाँ रिएक्शन क्या आ रहा है, अब इस रिएक्शन को लिखना है आपको कंप्लीट।
तो BaCl2 हो गया बेटा, Al2SO4 का होल 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, BaSO4 हो गया और साथ में क्या हो गया, AlCl3। तो अब यहाँ पे जो आते हैं क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि रिएक्शन तो आपने सही लिख दिया, लेकिन अब इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है ना, बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंस भी करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले आप मेटल देखिएगा, उसके बाद आप नॉन मेटल देखिएगा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। अगर इस प्रोसेस से जाते हैं तो क्लास 10 तक के लिए आप इजिली यहाँ पे बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेटल देखते हैं, Ba एक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, तो मैंने 2 लिख दिया सीधा, ठीक है, चलिए ठीक है। क्लोराइड यहाँ पे कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3 2 6, यानी कि 6 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया ना, सॉरी 6 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, तब ना यहाँ पे होंगे 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, बैरियम 3 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब इस रिएक्शन को देखिए कंप्लीट बैलेंस है, कैसे बैलेंस है, बैरियम 3 हो गया, बैरियम 3 आपका हो गया। क्लोरीन कितने हो गया, 6, क्लोरीन भी हमारा कितना हो गया, 6। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2 है। सल्फेट में S3 है, तो यहाँ भी देखिए सल्फेट में S कितना है, 3 है। ऑक्सीजन है 14, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 14 कहते हैं, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 12 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो ये रिएक्शन हमारा बन गया। तो रिएक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आना चाहिए। अगर केमिकल फार्मूला बनाने नहीं आ रहा है तो ये बेटा आपकी फॉल्ट है, क्योंकि ये क्लास 9 में ही पढ़ना था। ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 12 में जाएंगे, 11 में जाएंगे तो आपको 8 क्लास की टॉपिक बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर परेशानी है तो इसका भी आपको स्मॉल वीडियो आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इजिली आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, और समझ सकते हैं, केमिकल फार्मूला बनाना आप सीख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। आई होप आपको आ रहा होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, फाउंडेशन क्लासेस के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम और वाटर को जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। सोडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na, वाटर का हमारा क्या हो जाएगा, H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएंगे, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, H2 हो जाएंगे। तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या करना है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। Na प्लस H2O हो जाएंगे, तो ये हो गया NaOH हो गया और साथ में रिलीज हो गया H2। तो अब यहाँ पे देखिए सोडियम 1, ये भी सोडियम, यहाँ पे H2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ पे मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। हाइड्रोजन अब इधर कितना आ गया, 4, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो हाइड्रोजन भी आपका 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे कराए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, ठीक है बच्चे। तो क्या है कि द अल्फा फिजिक्स क्लासेस जो आपका ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, और क्लास 9 से लेकर 12 तक के सारे वीडियोज आपको अवेलेबल होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ओके, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।